Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, जीडवाना। आज हम BSc सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में जर्नल जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने के बाद ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति और उनका विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल। आपको पता है द वर्ड जिम्नोस्पर्म वाज यूज्ड इन 300 BC बाय थियोफ्रास्टस इन हिज बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 3000 BC में थियोफ्रास्टस ने अपनी किताब इंक्वायरी इनटू प्लांट्स के अंदर किया था। ठीक है, 300 BC पहले थियोफ्रास्टस ने अपनी किताब इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग किया था। थियोफ्रास्टस यूज्ड दिस टर्म टू embrace all those plants whose seeds are unprotected. वशिष्ठा एट al 2006। थियोफ्रास्टस ने वशिष्ठा जो और उसके साथियों ने 2006 में बताया कि थियोफ्रास्टस ने जिम्नोस्पर्म जो टर्म का इस्तेमाल किया था वो उन सभी प्लांट्स के लिए किया था जिनके सीड्स के ऊपर, बीजों के ऊपर कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं था, अनप्रोटेक्टेड थे, कोई आवरण जिनके बीजों के ऊपर नहीं पाया जाता था। ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स के अंदर थियोफ्रास्टस ने रखा था। ये वशिष्ठा और उसके साथियों ने 2006 में मार्क किया। The gymnosperms are believed to have appeared during Upper Devonian and Lower Carboniferous period in the late Paleozoic era, approximately 350 million years. ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स सबसे पहले लेट जो पैलियोजोइक महाकल्प था, हमारा इरा था, पैलियोजोइक महाकल्प था, इसके अपर डिवोनियन काल तथा लोअर कार्बोनिफेरस काल में इनकी उत्पत्ति हुई थी, आज से लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले। आज से लगभग 350 मिलियन ईयर्स, लाख वर्ष पहले जो है इनकी उत्पत्ति अपर डिवोनियन और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। One of the most interesting and phylogenetically important to the extinct gymnosperms was an assemblage of plants, fern-like in its foliage and general appearance. सबसे इंटरेस्टिंग, रोचक और जो फाइलोजेनेटिक है, वंशावली के आधार पर, देखिए फाइलोजेनेटिकली यानी कि वंशावली के आधार पर इम्पॉर्टेंट है वो। अगर हम एक्सटेंट जो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट मीन्स जो लुप्त हो चुके हैं, ऐसे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर हम देखें तो ऐसा पता चलता है कि वो देखने में फर्न जैसे थे। उनकी पत्तियां क्या थी? फर्न लाइक इन इट्स फॉलिएज। जो उनकी पत्तियां थी वो फर्न जैसी थी। जितने फर्न्स पाए जाते हैं, आप टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हो, छोटी छोटी कंपाउंड लीव्स होती हैं जिसमें बहुत सारी लीफलेट होती हैं। इसी प्रकार की लीव्स जो हैं इन प्लांट्स के अंदर, जो कि लुप्त हो गए फाइलोजेनेटिकली, वंशावली में इनकी ये देखा गया। एंड विच possessed ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सीड। साथ ही साथ लीव्स तो फर्न जैसी थी, लेकिन इनका जो बीज था वो भी बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, यानी कि बहुत आद्य, बिल्कुल प्रारंभिक सीडो जैसा था, सीड्स बीजो जैसा था। दिस ग्रुप वाज नेम्ड द सीड फर्न और टेरिडोस्पर्म्स। इस ग्रुप को नाम दिया गया बीजो वाली फर्न, सीड फर्न्स, या इनको टेरिडोस्पर्म्स कहा गया।
This antiquity led some workers to propose that funds through pteridosperm give rise to gymnosperms. टेलर, जो ये समानताएं थी फंड फंड्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में, उसने ऐसा आभास दिया कुछ वैज्ञानिकों को, जैसे जिनमें टेलर खास थे, कि जो टेरिडोस्पर्म्स हैं उन्हीं से जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फंड्स में जो टेरिडोस्पर्म्स ग्रुप प्लांट का बनाया गया था, वो ही जिम्नोस्पर्म्स को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इनकी आकार की संरचना, वंशावली और जो खास बातें बताई गई जिम्नोस्पर्म्स जो लुप्त हो गए उनकी, कि उनकी फन जैसी स्ट्रक्चर थी लेकिन उनके साथ बहुत ही प्रिमिटिव बीज होते थे। इसके आधार पर ये माना गया कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी उत्पत्ति टेरिडोस्पर्म से हुई है। One of the most outstanding conclusions regarding the origin of gymnosperms was proposed by Beck in 1960. सबसे अच्छा जो निर्णय था या कंक्लूजन था, परिणाम पर जब पहुंचते हैं, दैट इज कंक्लूजन, वो बेक ने 1960 में दिया था जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, बेक ने 1960 में जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति के बारे में सबसे अच्छा निर्णायक अपना जो है नियम कह सकते हो, या अपना जो कंक्लूजन है, अपना जो मत है, वो दिया। इन दिस रेफरेंस द टू जनरा ऑफ द अपर डिवोनियन पीरियड आर मोस्ट सिग्निफिकेंट। इस रेफरेंस में, यानी कि इस संदर्भ में, दो जनरा जो कि अपर डिवोनियन काल में पाए जाते थे, जो कि अपर डिवोनियन काल या पीरियड में पाए जाते थे, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट हम कहेंगे, बहुत ही पर्टिकुलर हैं, सिग्निफिकेंट हैं। इनमें एक है आर्कियोप्टेरिक्स या आर्चियोप्टेरिक्स एंड कैलीजाइलोन। दो जनरा आर्कियोप्टेरिक्स और कैलीजाइलोन जो हैं वो अपर डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे, जो जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति को बताने में सबसे ज़्यादा प्रभावी थे, सिग्निफिकेंट प्रभावित थे या प्रभावित थे। The form genus Archaeopteryx was described for large fern-like leaves. Dawson 1871। डॉसन ने उल्लेख किया है 1871 में, जो जीनस आर्कियोप्टेरिक्स थी वो अपनी फर्न लाइक लीव्स के कारण जानी जाती थी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स को जो डिस्क्राइब किया था डॉसन ने, उसमें बताया था कि इसकी जो पत्तियां हैं वो फर्न्स की तरह बड़ी बड़ी होती हैं। इट वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द फ्री स्पोरिंग फॉलिएज ऑफ लेट डिवोनियन फर्न। आर्नोल्ड 1939। आर्नोल्ड 1939 ने ये संदर्भ बताया है कि बाद में इस लेट डिवोनियन जो फर्न थी वो और आर्कियोप्टेरिक्स की जो समानता थी वो सार्वजनिक रूप से मानी गई, एक्सेप्ट की गई। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स की जो व्याख्या की गई वो की गई थी उसकी फन लाइक लीव्स के आधार पर, तो उसकी लीव्स जो मानी गई वो फन जैसी थी। और जो डिवोनियन लेट डिवोनियन पीरियड में, डिवोनियन काल जो लेट था लास्ट में इसके, उस समय जो फंस देखी गई उनमें भी आर्कियोप्टेरिक्स जैसी लीव्स पाई जाती थी, ऐसा सबने माना। The other form genus Kellyzylon was found in the form of petrified fossils from the same age and locality. उसी समय पर, उसी यानी कि लेट डिवोनियन काल के आसपास ही जो जीनस था हमारा कैलीजाइलोन, वो
पेट्रीफाइड फॉसिल्स, जो पत्थरों के ऊपर जमे हुए इम्प्रेशन वाला टाइप का जो फॉसिल्स है, पेट्रीफाइड फॉसिल्स के रूप में उसी लोकेलिटी में और उसी एज के टाइम या उसी काल में पाए गए थे। तो इन दोनों का भी रिलेशन इसीलिए निकाला गया, इसीलिए इन दोनों जेनरा को, आर्कियोप्टेरिस एंड कैलीजाइलोन को, दोनों को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना गया है कि इनकी उत्पत्ति या जिम्नोस्पर्म्स का ओरिजिन जो है कहाँ हुआ। इनमें कैरेक्टर्स जो हैं वो फंस लाइक थे। आर्कियोप्टेरिक्स की तो पत्तियाँ फन जैसी ही थी बिल्कुल, और जो कैलीजाइलोन था इसका फॉसिल पाया गया उसी समय की उम्र पुराना, उतनी ही एज पुराना था, लेट डिवोनियन काल जितना, और उसी लोकेलिटी में, उसी जगह पर, उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में पाया गया। द स्पेसिमेन वाज कैरेक्टराइज बाई हैविंग, जो ये स्पेसिमेन मिले हैं हमें पुराने, इनमें निम्न लक्षण जो है उन्होंने पाए, जिनको इन्होंने स्पेशली ऑब्जर्व किया। नंबर 1, हैविंग लार्ज पिथ विथ थिन वॉल्स है। इन स्पेसिमेंस के अंदर बहुत ही बड़ी पिथ थी, लार्ज पिथ थी, जो कि पतली भित्तियों वाली कोशिकाओं की बनी हुई थी, यानी कि पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उस टाइप की बनी हुई थी। दूसरा कैरेक्टर क्या था, दूसरा लक्षण, सेकेंडरी जाइलम हैविंग ट्रैकीड्स। जो द्वितीयक जाइलम था उसके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते, ठीक है, वाहिनिकाएं पाई जाती। तीसरा, सेकेंडरी जाइलम वाज कॉम्पैक्ट पिक्नोजाइलिक विद मेडुलरी रेस। जो सेकेंडरी जाइलम था वो कैसा था, कॉम्पैक्ट पिक्नोजाइलिक था। पिक्नोजाइलिक कौन सी वुड थी, सघन दारूक जो थी, जिसमें बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज, सघन रूप से लगी हुई जाइलम थी, जिसके अंदर मेडुलरी या रश्मि किरणें या रश्मि रेज, मेडुलरी रेज पाई जाती। Such type of anatomy is the characteristic of present day conifers. ये लक्षण, जो लक्षण आपने अभी तीनों पढ़े कि उसके अंदर बहुत बड़ी पिथ है जिसकी सेल पतली भित्ति वाली हैं, सेकेंडरी जाइलम है जिनमें ट्रैकीड्स है, और सेकेंडरी जाइलम कैसा है, वो पिक्नोजाइलिक है, सघन दारूक है, जिसमें मेडुलरी रेस पाई जाती हैं। तो ऐसी ही आंतरिक संरचना आजकल के जो कोनिफर्स हैं, जो पाइनस वाली ग्रुप है, कोनिफर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। Beck in 1960 made an interesting discovery of a specimen from the upper Devonian beds of New York State, in which the Archaeopteryx-like prawn was in organic connection with Calyuxylin-like axis. 1960 में बैक ने सबसे जो अच्छी डिस्कवरी दी है वो बैक ने काम किया है जिम्नोस्पर्म्स के ओरिजिन के ऊपर। इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक स्पेसिमेन खोजा। कहाँ पर, जो अपर डिवोनियन पीरियड की जो चट्टानें या जो एरिया था न्यूयॉर्क स्टेट में, वहाँ पर इन्होंने ऐसा स्पेसिमेन खोजा जिसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स और कैलीजाइलोन दोनों के जैसे लक्षण थे, दोनों के अंदर समानता थी, उनका ऑर्गेनिक कनेक्शन था, यानी कि उनकी जो केमिस्ट्री थी, उनके जो कंपाउंड से जो कंपोनेंट्स थे वो आपस में मिलते जुलते थे। ऐसा एक स्पेसिमेन जो है वो बेक ने 1960 में न्यूयॉर्क स्टेट में जो अपर डिवोनियन काल के उम्र की एज की जो चट्टानें या जो एरिया था जिसको ये बताया जाता है कि ये अपर डिवोनियन काल का है, वहाँ से इन दोनों में आपस में कनेक्शन पाया और ऐसी स्पेसिमेन इन्होंने ज्ञात। This plant having combination of two form genera Archaeopteryx and Calyxylon and was placed by Beck in a new class Progymnospermopsida and given the generic name Archaeopteryx. ये जो स्पेसिमेन या प्लांट दोनों का मिला हुआ
दोनों के अंदर एक्सिस कैलिक्स की थी, पत्तियां आर्कियोप्टेरिक्स की थी, और एक कॉमन जगह पर ये मिले हुए पाए गए। इस कॉम्बिनेशन को, इस जनरा के आर्कियोप्टेरिक्स और कैलिक्स के जो दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसको बेक ने 1960 में एक नई क्लास प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा में रखा, और जो स्पेसिमेन मिला था उसको नाम इन्होंने क्या दिया, आर्कियोप्टेरिक्स नाम दिया, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, दोनों का मिला हुआ स्पेसिमेन इन्होंने लेट डिवोनियन पीरियड की काल की, जो न्यूयॉर्क में पहाड़ियां हैं या न्यूयॉर्क में एरिया है, वहाँ से जो स्पेसिमेन इन्हें मिला दोनों का जुड़ा हुआ, उसको इन्होंने एक नई क्लास में रखा जिसको प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा कहा, और जो इस प्लांट को नाम दिया वो आर्कियोप्टेरिक्स। Based on the detailed study of this plant and its correlation with other gymnosperms, Beck in 1970 proposed that the group Progymnospermopsida seems to be immediate ancestors of gymnosperms. जितनी डिटेल स्टडी बेक ने 1970 में ये बताया कि जितनी भी डिटेल स्टडी इन्होंने की और जिम्नोस्पर्म्स का इस प्लांट के साथ जो संबंध देखा, कोरिलेशन किया इसके लक्षणों को दोनों को आपस में, तो इन्होंने ये प्रपोज किया जो प्रो जिम्नोस्पर्मोप्सिडा है वो जिम्नोस्पर्म्स के इमीडिएट एंसेस्टर, इमीडिएट यानी कि बिल्कुल उनसे पहले वाले पूर्वज हैं। इमीडिएट मतलब जहाँ से जिम्नोस्पर्म की हम उत्पत्ति या जिम्नोस्पर्म माने उसके पहले वाली जनरेशन है, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। श्रीवास्तवा ने 2008 में ये बात को कोट किया है, बताया, प्रपोज्ड बेक ने कर दिया था 1970 में, लेकिन जब हम ओरिजिन अपने टाइम तक का पढ़ रहे हैं तो इसको फॉलो किया श्रीवास्तवा ने 2008। ठीक है, थैंक्स। एक बार आप इसको पढ़ें, समझें, फिर हम अब आगे की जो और ओरिजिन का एवोल्यूशन का हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।